नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे हैं उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। तो हमने पहले देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो देश थे आपस में प्रथम विश्व युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब स्थितियां शांत हुई अर्थात स्थितियां सामान्य हुई तो धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों ने विकास कार्य प्रारंभ किया और ये हुआ 1945, 46, 47 के बाद में कि जब 1945 को मुख्य तौर पे देखेंगे। इसके बाद 1945 का समय ऐसा था जिसके बाद बहुत सारे देश जो थे उपनिवेशवाद से मुक्त होने लगे और हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, अफ्रीका में किस प्रकार से अलग अलग तंत्र बदले और इन तंत्रों के बाद वहाँ पे उपनिवेश खत्म हुए और उस देश के लोगों की सत्ता किसी भी प्रकार से वहाँ पे काबिज हुई। और इसके बाद हमने देखा था जो दो मुख्य तौर पे देश जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने बहुत हद तक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखने के लिए अर्थात अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक तरह से विस्तारवादी नीति चलाई। और ये सब जो दो देश थे उन्हें कहा जा सकता है सोवियत रूस और अमेरिका। और जो शीत युद्ध हुआ, तो आज हम शीत युद्ध को देखेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध हुआ, हो रहा है और ये हमें दिखाई देता है आज भी। तो शीत युद्ध जो है वो युद्ध नहीं कहा जाना चाहिए, एक तरह का आप समझ सकते हैं उन्माद का प्रकार है। युद्ध तो नहीं होता लेकिन मुख्य तौर पे जो देश इसमें शामिल होते हैं वो छद्म युद्ध अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध करते रहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर जो शीत युद्ध है वो एक तरह से इस प्रकार से होता है। यहां आप देख सकते हैं हमने एक फिगर बनाया है जो देश एक है, देश दो है। जो शीत युद्ध हो रहा है आज के समय में वो इस प्रकार से हो रहा है, जो भी देश आपस में विवादित होते हैं, जो दो देश विवादित होते हैं उसमें एक तरफ अमेरिका आ जाता है, दूसरा तरफ रूस आ जाता है, उस देश को सहयोग करता है और ये आपस में युद्ध करते हैं, बयानबाजी करते हैं। और ये जो सोवियत रूस और अमेरिका शामिल तो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, छद्म रूप से। और ये कुल मिलाकर तब हुआ जब 1945 के बाद अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से जो युद्ध था उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की मुख्य भूमिका थी, हमने देखा था। तो इन्होंने मिलकर, यहां ब्रिटेन भी था, और इन्होंने मिलकर मुख्य तौर पे जर्मनी और जापान को हराया था। और उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ब्रिटेन की हालत युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। लेकिन अमेरिका और रूस जो थे उन्होंने अपनी क्षमताओं का विकास किया, अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और बहुत सारे इस प्रकार के कार्य किए जिससे उनका देश वापस विकसित देश की श्रेणी में आ गया। वहां पे संपदाएं आ गई, शक्ति बढ़ गई। और इन शक्ति बढ़ने के बाद मुख्य तौर पे यहां हमने देखा था कि ये किस प्रकार से था। जो अमेरिका है, एक तरह से अमेरिका को आप पूंजीवादी देश कह सकते हैं, और जो रूस है वो साम्यवादी देश है। अब ये दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक है आपका पूंजीवादी, दूसरा है आपका साम्यवादी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे समाजवाद था, इनका ये धारणा था कि जो सारा सिस्टम है, जो बैंक है, कारखाना है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सरकार के पास रहे। यहाँ पे ये धारणा थी अमेरिका में कि ये जो सारी चीजें हैं ये उन लोगों के पास रहे जो कि उस पर कंट्रोल करते हैं अर्थात पूंजीवादी, और जो सारा संचालन है वो निजी लोग।
निजी लोग संभालें, अर्थात पूंजीवादी लोग संभालें, बैंक है, कारखाना है और अलग प्रकार की जो संपदाएं, खदान है जो। अब ये इनके प्रशासन के विचार थे। सोवियत रूस का इस प्रकार का विचार था, अमेरिका का इस प्रकार का विचार था। अभी ये दोनों देश धीरे धीरे विकास होने लगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि समाजवाद होने के कारण रूस का बहुत ज़्यादा विकास हो गया था, पूंजीवादी होने के कारण अमेरिका भी बहुत हद तक विकसित हो गया था। अब व्यवहारिक तौर पे जब युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो युद्ध के जो संसाधन थे, क्योंकि इन दोनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली थी, युद्ध के जो साधन थे, बंदूक, तो ये जो कुछ साधन है, बंदूक, तोप, मिसाइल, ये सब चीजों इनके यहाँ बहुत ज्यादा विकसित होने लगे थे। सामरिक हथियार जो थे, अब इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी, कारखाने बना लिए थे। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी चीजें तो विकसित कर ली बहुत हद तक, अब इसका उपयोग, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, अब इसका उपयोग कहाँ करें। तो ये जो देश थे, इन्होंने जो उपनिवेश से स्वतंत्र होने वाले देश हैं और दुनिया के अन्य देश हैं, वहां पर अपना प्रभाव फैलाना प्रारंभ किया और अपने जो संसाधन थे उनका उपयोग किया। साथ ही साथ उन देशों को प्रदान किया, प्रभाव क्षेत्र इन्होंने निर्धारित कर लिया। एक तरह से समझा जाए तो उन्होंने अपने क्षेत्र बांट लिए थे कि भाई आप यहाँ व्यापार करो, हम यहाँ व्यापार करेंगे। इस प्रकार से व्यापार के इन्होंने क्षेत्र छांट लिए थे, वहां पर व्यापार करते थे। साथ ही साथ सामरिक संसाधन जो थे, हथियार, बंदूकें, तोप, सारे पूरी दुनिया के देशों को इन्होंने देना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में अमेरिका के पास परमाणु हथियार था, ये प्रारंभ में था। जब उसने जापान पे अटैक किया था, परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी में डाले थे, तब उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। और फिर बाद में 1950 के दशक में रूस ने भी बना लिया। फिर अब शक्ति के मामले में दोनों देश धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अब क्योंकि दोनों का विकास हो चुका था, पूरी दुनिया पे अलग अलग जगहों पे कई प्रकार के विवाद निश्चित तौर पे होते ही रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, शुरुआत में हमने देखा था, जब उपनिवेशवाद के खात्मे के बारे में हमने देखा था, तो हमने देखा था किस प्रकार से भारत का जो हिसाब किताब था, किस प्रकार से जब उपनिवेश से मुक्त हुआ भारत और पाकिस्तान बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, जब भारत बना तो उस समय पे कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से उपनिवेशवाद से मुक्ति मिल गई थी। बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर शांतिपूर्वक तरीके से उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हुआ। हमने देखा इंडोनेशिया में, वियतनाम में और अफ्रीका के कई देशों में हमने अलग अलग तरीके के उपनिवेशवाद से मुक्ति के तरीके देखे। तो वहां पे कुल मिलाकर जो उपनिवेशवाद है वो मुक्त नहीं हुआ पूर्व तरीके से। कोरिया का दो हिस्से में बांटा गया था। कोरिया का जब बंटवारा हुआ था 1950 में, हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से हुआ था। वियतनाम का बंटवारा 1954 में हुआ। हम वियतनाम देखते हैं कि कैसे हुआ। इसमें वियतनाम में 1950 में बंटवारा हुआ, 54 में तो दो हिस्से बंट गए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और हमने कुछ हद तक इसको देखा था कि किस प्रकार से वियतनाम जो है वहां पर जब इनका बंटवारा हुआ, तब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच लगातार संघर्ष होते रहता था। अब यहां पे वियतनाम के चूंकि दो हिस्से थे, तो दो हिस्से बढ़ गए थे। तो एक का सहयोग करता था अमेरिका, दूसरे का सहयोग करता था रूस, और इनके बीच संपदा की सप्लाई होती थी। सामरिक संपदा जो है वो आते थे। अब इनको अगर आपस में युद्ध करना है तो युद्ध के औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो रूस एक तरफ से सहायता करता था, अमेरिका दूसरी तरफ से सहायता करता था, और इस प्रकार से
दोनों के बीच हथियार जो थे वो चलते थे, आपस में वाद विवाद होते थे, तनाव होते थे। अमेरिका और रूस अलग रहते थे, विवाद में सीधे वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, छद्म युद्ध वो लड़ते थे, जिसे छद्म युद्ध माना जा सकता है। जब अमेरिका एक देश की सहायता करता है तो जो सोवियत रूस है वो दूसरे की सहायता करता है। इसी प्रकार से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब आप देख सकते हैं कि अमेरिका को सारे संसाधन मिलते हैं, पाकिस्तान को सारे संसाधन अमेरिका की ओर से मिल रहे हैं, रूस को बहुत सारे संसाधन जो है वो भारत आ रहे हैं। इस प्रकार से ये तनाव की स्थिति जो होती है, तो तनाव की स्थिति में जो संपदाएं होती है ये उस प्रकार से होता है। ये शीत युद्ध इसे कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो देश हैं उनके लिए सामरिक संसाधन इत्यादि उपलब्ध कराने का काम अमेरिका और रूस की ओर से किया जाता है। और यही एक शीत युद्ध है। ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, चूंकि इनका हथियार देने का औचित्य यह है कि जो पाकिस्तान है वो उनके लिए एक तरह से काम करेगा, उनका बेस बन जाएगा। उसी प्रकार से भारत के लिए रूस का ही था, क्योंकि हमने देखा है कि भारत हमेशा से कुल मिलाकर किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया हुआ है। कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती कि आवश्यकता हो जाती है सैन्य संसाधनों की, चूंकि सैन्य संसाधन समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं, अलग अलग तरीके आते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने आप को अपडेट रखने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से और भी देश हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया, यहाँ पे भी इस तरह का स्थिति आया, मोजाम्बिक में भी स्थिति आया, इंडोनेशिया का आपने देखा था कि एक हद तक वहाँ भी आपस में गृह युद्ध की तरह की स्थिति आ रही थी। और ये अलग अलग देशों में इसी प्रकार के हथियार और अन्य प्रकार की संपदाएं जो हैं अमेरिका और रूस के द्वारा भेजी जाती रही है। और ये शीत युद्ध का एक तरीका है। इन शीत युद्धों के कारण चूंकि ये धीरे धीरे परमाणु हथियार बहुत मात्रा में इकट्ठे होने लग गए थे, तब चूंकि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार हो गए, रूस के पास भी हो गए, और भी बहुत सारे देश इनके पास परमाणु अस्त्र बढ़ गए, और शीत युद्ध की स्थिति में अचानक स्थिति गंभीर हो जाता है। यदि सभी के पास हथियार हैं, जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, बहुत सारे देश हो गए। शुरुआत में सिर्फ अमेरिका के पास था, इसके बाद धीरे धीरे परमाणु हथियार बहुत सारे देशों के पास आ गए। अब जो देश थे, अब जैसे आप समझ सकते हैं कि यहां आप देख सकते हैं कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग स्थानों पे हैं। अब सभी के पास परमाणु हथियार है। मान लीजिए कंट्री 1 ने कंट्री 2 पर परमाणु हथियार डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंट्री 2 प्रभावित होगा, तो उसके आसपास जो दूसरे देश हैं वो भी प्रभावित होंगे। अब कंट्री 2 जो है वो उसने भी यहाँ हथियार डाल दिया, परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस खतरे को दुनिया ने भी समझा, बहुत सारे परमाणु हथियार इस तरह से होते रहे। तो जो 1975 से 89 तक इस प्रकार की स्थिति बनी रही। सभी देश जो हैं, बहुत सारे देश जो है परमाणु हथियार धीरे धीरे विकसित कर रहे थे। अब स्थिति बहुत खतरनाक हो गई कि सबको ये लगने लगा कि परमाणु हथियार तो सभी के पास हैं, अब क्या होगा। शीत युद्ध की स्थिति थी, आपस में वाद विवाद होते, छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। ये बात आती थी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में रही और लोगों ने इसे समझा। और फिर इन्होंने मांग किया कि सभी देश जो हैं अपने परमाणु हथियार खुद नष्ट करें, अर्थात बिना किसी शर्त के परमाणु हथियारों को हटाया जाए, परमाणु मुक्त विश्व। अब हथियारों की होड़ में तो बना लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे परमाणु मुक्त विश्व की बात भी आई, और इसके कारण फिर 1998 में एक समझौता हुआ परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए। और ये जो समझौता हुआ इसमें अमेरिका और रूस दोनों ने हस्ताक्षर किए, रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव हस्ताक्षर दोनों ने किया
कि परमाणु हथियारों को कम किया जाएगा और जहां तक हो सके उनके प्रयोग की संभावना जो है उसे कम से कम किया जाएगा, जिससे कि ये जो अगर परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी सी है, क्योंकि धरती गोल है। आपने देखा है कि बहुत छोटी सी धरती है, अगर परमाणु हथियारों को प्रयोग किया जाता है तो बहुत हद तक परेशानियां पैदा हो सकती है। ये जब हुआ तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे उन्होंने भी इसमें हस्ताक्षर किए और इनके प्रयासों से धीरे धीरे हथियारों की संख्या कम हुई। और इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया के लाखों महिला पुरुष बच्चे जो थे उन्होंने भी इसके लिए मांग उठाई, और ये जो 1998 में परमाणु अस्त्र से मुक्त करने के लिए समझौती हुई, इसके कारण अब आज की स्थिति में बहुत हद तक दुनिया में शांति इस प्रकार की बनी हुई है कि ये विचार किया गया कि अधिक से अधिक परमाणु युद्ध का प्रयोग ना किया जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे सोवियत संघ जो था समय के साथ साथ वहाँ की स्थितियाँ खराब हुई और इसी के कारण सोवियत संघ की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई, और इसके कारण जो सोवियत रूस था इसके कंट्रोल में जो जर्मनी था, जिसका दो हिस्सों में बांट दिया गया था, वो हिस्से फिर से मिल गए। जर्मनी की जो दीवार थी वो टूट गई और फिर आपस में फिर से विलय हो गया, और इसके बाद 1998 के बाद सोवियत रूस भी टूट गया। अप्रत्याशित रूप से 1992 में सोवियत रूस भी टूट गया, और इसके टूटने के बाद देश छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए। लेकिन आज की स्थिति में भी जो शीत युद्ध है उसका प्रभाव देखने में मिलता है। देशों के बीच आपस में एक तरह की स्थिति जब बनती है, जो दो दूसरे देश हैं वो आकर सहायता करते हैं, और इसी के कारण शीत युद्ध, छद्म युद्ध अर्थात शांत युद्ध जो होता है, अर्थात पता नहीं चलता कि युद्ध कौन लड़ रहा है। मुख्य तौर पे लड़ने वाले देश जो हैं वो सामने में दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो इनके पीछे जो देश होते हैं वो इस शीत युद्ध का कारण होते हैं। तो ये है शीत युद्ध जो पूरी दुनिया में चला, और आज की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देशों में आपस में विवाद होते रहता है। तो ज़रूर आप देखिएगा कि किन किन देशों में विवाद होता है और शीत युद्ध की स्थिति होती है। तो आप एक टेबल जरूर बनाइएगा कि कौन कौन सा देश आज की स्थिति में शीत युद्ध के लिए तैयार रहता है, शीत युद्ध होता है। अलग अलग भावनाएं हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं जिन्हें उकसाया जाता है, युद्ध के लिए उन्माद पैदा किया जाता है लोगों के बीच, चूंकि मुख्य तौर पे जो आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है, जो लोगों के मन में एक विश्वास होता है, जो देशों के मन में विश्वास होता है कि किस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया जाए, और उसके तौर पे अधिक से अधिक देशों के बीच उन्माद पैदा किया जाता है, जिससे एक तरह का हथियारों का व्यापार जो है वो खूब फला फूला। परमाणु मुक्त विश्व बनाने के लिए जो संकल्पना आई, आज की स्थिति में कई शांति समझौते भी हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे जो हथियार हैं वो कम से कम किए जाएं, और इन्हीं सब के प्रयासों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति आज की स्थिति में कुछ हद तक टल गई है। और धूप न्यूज़ का खात्मा और शीत युद्ध में आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, जिसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।